5 राज्यों के चुनाव के बाद सबकी नजर जो है वो इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई थी, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तगड़ा जो है एक तरीके से प्रस्ताव पास किया है, वो भी ईवीएम को लेकर। हमारे साथ कुलदीप मलिक जी हैं, प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस से, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये जो प्रस्ताव पास किया गया है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और चुनाव आयोग को जिस तरीके से लगातार सवाल उठाते रहे हैं लोग चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग सुनता नहीं है, तो क्या इस प्रस्ताव के बाद वो सुनने को तैयार होंगे? जहां तक ईवीएम की बात है, और मैं खुद जैसा आपने बताया कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोफेसर हूं, और अगर आप हिंदुस्तान के अलग अलग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी बात करेंगे तो उनका मत कहीं ना कहीं जो मत दे रहा उससे जो है मैच करता हुआ मिलेगा। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहीं से भी कोई भी हैकर हैक कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक ये कह रहा कि 5 राज्यों के चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया। मेरे पास में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, कोई ऐसा परिणाम नहीं है, लेकिन हाँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहीं से भी कोई भी हैकर हैक कर सकता है। रही बात, आप प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की कल बैठक हुई, और क्योंकि चुनाव के जैसे ही रिजल्ट आते हैं तो हम ईवीएम पर, चाहे वो विपक्ष का कोई भी दल हो, कहीं ना कहीं ईवीएम को भी जो है वो शंका के घेरे में लेता है। भले ही इसके ऊपर खुल के बात नहीं होती, लेकिन अगर ईवीएम के बारे में भी सोचे तो ईवीएम वही मशीन है कि जिस देश की ईवीएम हम आज यूज कर रहे हैं, जापान की ईवीएम हम यूज कर रहे हैं, जापान के अंदर खुद इस ईवीएम से चुनाव होने बंद हो गए। वहां पे जो है पेपर के जरिए वहां पे चुनाव हो रहे। तो कहीं ना कहीं संदेह है ईवीएम के ऊपर। मैं फिर कह रहा, इसका कोई पुख्ता सबूत ना डॉक्टर कुलदीप मलिक के पास है, ना आपके पास है, ना विपक्ष के किसी भी नेता के पास है, लेकिन जब हमें संदेह है। जी, इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पास किया है उसको जरा दर्शकों को आप समझाएं। और इंडिया गठबंधन ने आरोप भी लगाया है, उन्होंने भी ये नहीं कहा है साफ तौर से कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा कि जो शंका है उसको चुनाव आयोग दूर करे। और प्रस्ताव क्या है जरा उसको बारे में बताइए। बिल्कुल, अगर चुनाव को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, ईवीएम को लेकर कोई संदेह है तो उस संदेह का सोल्यूशन करना, उसका निस्तारण करना, ये चुनाव आयोग का अधिकार भी है और चुनाव आयोग का कर्तव्य भी है। जहां तक इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव का जो है सवाल है, इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को एक प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव के तहत जब हम ईवीएम के थ्रू अपना वोट कास्ट करते हैं तो उसकी पर्ची निकलती है, और हमें दिखता भी है कि भाई वो वोट किस हमने पार्टी को दिया है, लेकिन वो पर्ची हमें नहीं मिलती। तो अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा कि भाई जी वो गिर जाती है। इंडिया गठबंधन अपने प्रस्ताव में ये कह रहा कि ये जितनी भी पर्ची है जो इंसान वोट डाल रहा वो उसके हाथ में मिले, इसके बाद उन सारी पर्चियों को एक बॉक्स के अंदर कलेक्ट कर लिया जाए, और फिर कहीं ना कहीं ईवीएम से जो काउंटिंग होगी और जो पर्ची की काउंटिंग होगी उससे कहीं ना कहीं एक मिलान कर लिया जाए। अगर वो मैच हो पाएगा तो इसका मतलब है ना ईवीएम में कोई गड़बड़ है और ना ईवीएम के ऊपर कभी कोई संदेह करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है जो प्रस्ताव भेजा गया, इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है, जहां तक विश्वसनीय सूत्रों से मुझे जानकारी मिल रही। ये दूसरा प्रस्ताव है जो अभी भेजा गया है, ये तो दूसरा प्रस्ताव है। इससे पहले भी एक भेजा गया था जब सिर्फ बातचीत करना चाह रहे थे। जी बिल्कुल, कई प्रस्ताव जो है चुनाव आयोग के पास भेजे गए, लेकिन ये चुनाव आयोग क्यों ऐसा कर रहा, क्यों इस तरीके का रवैया दिखा रहा? अल्टीमेटली चुनाव आयोग केवल सरकार का नहीं, चुनाव आयोग तो सभी राजनीतिक दलों का है, और सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग काम करता है। या मैं ये बोलूं कि चुनाव आयोग तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो आवाज है वो भी हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है। तो चुनाव आयोग को जो प्रस्ताव विपक्षी दल भेज रहे हैं, और उसमें कोई एक दल नहीं, दो दल नहीं, ये तो भाई इंडिया गठबंधन के जितने भी दल है, कल भी 28 दल आए थे बैठक के अंदर, उन सब का प्रस्ताव है जो चुनाव आयोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो हमेशा कहा जा रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, इस प्रस्ताव में को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, और वो पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने बनाया है कि जब
वोट डालेंगे कोई भी तो पर्ची निकलेगी, पर्ची हम वेरीफाई करेंगे कि बीजेपी को वोट दिया या फिर कांग्रेस को वोट किया। बिल्कुल सही जा रहा हूं मैं? इस जी जी तरीके जी से जी वेरीफाई किया जाएगा कि बीजेपी को दिया या फिर कांग्रेस को दिया। वेरीफाई करने के बाद उसको दूसरे डब्बे में डाल दिया जाए, यानी कि दूसरा जो बैलेट बॉक्स है उसमें डाल दिया जाए। बाद में एक तरीके से उसकी भी गिनती हो जाएगी, ईवीएम की गिनती हो जाएगी, दोनों को फिर मिलान कर दिया जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल जो है, आप ये समझो कि हम वोट डालेंगे ईवीएम के थ्रू, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैलेट पेपर के अंदर हम वोट डालते हैं, फिर बैलेट पेपर से उनकी काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। यानी कि आपका जो चुनाव में वोट डालने का है वो प्रक्रिया एक है, लेकिन वहां पे प्रक्रिया दो हो रही, और इसमें कोई संदेह भी नहीं होगा, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर विपक्ष वाले कहीं ना कहीं संदेह में है, कि वे संदेह करते हैं और सत्ता पक्ष इनके ऊपर आरोप लगाता है कि जब विपक्ष चुनाव हार जाता है तभी ये ईवीएम के ऊपर उंगली उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा अगर इस तरीके का प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन चौहान साहब, मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता इस बात को चुने कि अगर ईवीएम हैक की जा रही तो ये एक अलग मुद्दा है। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर तो लोगों का दिमाग हैक कर रखा है इन नेताओं ने, भले ही वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, तो जो लोगों का दिमाग हैक हो रहा, कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी चिंतन करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तभी इस देश के अंदर कुछ अमूलचूल परिवर्तन होगा। और जो सपना है आदरणीय मोदी जी का, हमारा आपका, कि 2047 में हमारा देश विकसित देशों की कैटेगरी में आए, तभी ये देश विकसित बन पाएगा। अदरवाइज अगर दिमाग हैक होता रहा, ये राजनीतिक दलों के लोग हमारा दिमाग हैक करते रहे, तो फिर जो सपना है वो सपना शायद एक सपना बनकर ही रह जाएगा। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है। इंडिया गठबंधन का एक और आरोप है, ये जो दूसरा प्रस्ताव यानी कि 19 तारीख की यानी कल की जो बैठक में थी, ये तो प्रस्ताव जो पर्ची को लेकर पास किया, इससे पहले सिर्फ मुलाकात करना चाह रहे थे, उसको लेकर भी एक ज्ञापन जारी किया था और पूरा इंडिया गठबंधन ने, और चुनाव आयोग को सौंपा था कि कुछ प्रोफेशनल है लोग हैं जो मिलना चाहते हैं, जो ईवीएम के जानकार हैं वो भी मिलना चाहते हैं और इंडिया गठबंधन के लोग भी मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कोई रिप्लाई नहीं आता। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाई। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भले ही उसमें चुनाव आयोग की बात करो, उसमें सीबीआई की बात करो, उसमें ईडी की बात करो, इनका अगर हम रवैया सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इनका रवैया कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग केवल और केवल सरकार के लिए काम कर रहा, वो विपक्ष के लिए काम नहीं कर रहा। मैंने पहले भी बताया कि भाई चुनाव आयोग तो सत्ता पक्ष का भी है, चुनाव आयोग जो है, जो विपक्ष की पार्टियां है, ये इनका भी है, और चुनाव आयोग तो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का है, क्योंकि अल्टीमेटली यही 143 करोड़ लोग लोकतंत्र के अंदर सरकार चुनते हैं, और जो चुनने की प्रक्रिया है उसमें चुनाव आयोग अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो चुनाव आयोग से तो अगर विपक्ष के लोग मिलना चाह रहे, अगर कुछ एक्सपर्ट लोग मिलना चाह रहे, और वो किसी एक गहन इतना गंभीर मुद्दा कि भाई आप जो है ईवीएम मशीन के ऊपर संदेह कर रहे, अगर चुनाव आयोग से कुछ लोग मिलना चाह रहे, एक्सपर्ट मिलना चाह रहे, तो मेरी तो समझ से परे है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा कि वो उनसे मिलना नहीं चाह रहा। जो प्रस्ताव विपक्ष वाले भेज रहे, चुनाव आयोग उन प्रस्तावों के ऊपर कोई चिंतन नहीं करता, कोई डिसीजन नहीं करता। कहीं ना कहीं अपने आप में गंभीर विषय, और शायद हिंदुस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके से जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये केवल और केवल सत्ता पक्ष के फेवर में काम करती रहेगी या सत्ता पक्ष के लिए काम करती रहेगी, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? कैसे लोकतंत्र बचेगा? कैसे हम लोकतंत्र की बात करेंगे? कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? कैसे आम जनता की आवाज सरकार तक जाएंगी? कहीं ना कहीं अपने आप में चुनाव आयोग का ये रवैया मेरी सोच से बिल्कुल परे। पहले ज्ञापन दिया गया, अब प्रस्ताव पास किया गया। अब क्या इस प्रस्ताव पर चुनाव आयोग का कोई ठौर ठिकाना, कोई अगर सुनवाई नहीं होती है चुनाव आयोग की तरफ से, तो क्या इंडिया गठबंधन फिर से उसी तरीके से 2024 के चुनाव में कूद पड़ेगा, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव में कूदे और इसका ईवीएम पर आरोप लगा लगातार? नहीं नहीं, एक बात बताओ भाई, अगर चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो क्या इंडिया गठबंधन चुनाव में नहीं कूदेगा? ऑब्वियसली चुनाव आयोग सुने या ना सुने,
इंडिया गठबंधन चुनाव में तो कूदेगा। और मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताऊं, जो अदालत है, जो सबसे बड़ा आयोग है या जो सबसे बड़ी संस्था है लोकतंत्र के अंदर, वो है लोकतंत्र के अंदर मत डालने वाले लोग, यानी कि प्रजा। अगर कोई भी संस्था सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं सुनती तो कम से कम भाई जनता का ऑप्शन तो सबके लिए है। अभी भी आप देखो जिस तरीके से सरकार विपक्ष के की जो है, जो आवाज है उसको दबाना चाह रही, वो संसद के अंदर दबाना चाह रही, वो सड़क के ऊपर जो है आवाज दबाना चाह रही, तो ऐसा थोड़ा ही कि भाई ये विपक्ष के लोग ऐसे ही चुप बैठेंगे। अल्टीमेटली 3 महीने बाद चुनाव आने वाले, और मुझे पता हिंदुस्तान की जनता अब पहले जैसी नहीं, जनता काफी जागरूक है। सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म से जनता को पल पल की खबर मिल रही। आप देखो जिस तरीके से संसद के अंदर घटनाक्रम हो रहा, अब पहले वाला जमाना नहीं, अब तो भाई सोशल मीडिया का जमाना। जैसे संसद के अंदर कुछ भी घटित हो रहा, वो एकदम 143 करोड़ लोगों के पास पहुंच रहा। तो मैं तो भाई बोलता हूं कि पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। चुनाव आयोग को भी, कुलदीप जी, पब्लिक तो सब जानती है, लेकिन जान तो मध्य प्रदेश में भी रही थी। जी जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मध्य प्रदेश में आप भी घूमे हैं, पब्लिक सब जान रही थी, लेकिन जानते जानते भी 150 पार ले गई बीजेपी। एग्जैक्टली। देखिए चौहान साहब, यहाँ पे मुझे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है, और कृपा करके आपके माध्यम से ये हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि आप कुछ लोगों को कुछ समय तक के लिए मूर्ख बना सकते हैं, आप बहुत से लोगों को थोड़ा और ज्यादा समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पूरे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात, अगर वे इसका ध्यान देंगे तो वे ज्यादा समय तक इस देश की जनता का मूर्ख नहीं बना पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके के रिजल्ट आए, और मैं तो खुद उन व्यक्तियों में हूं, मैं खुद मध्य प्रदेश में घूमा, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के रिजल्ट आए, अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और मैं तो कई बार सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत कैसे मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली वोट डालने वाले इस देश के किसान हैं, इस देश के युवा है, इस देश के कर्मचारी है। आप मुझे एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से इस देश के किसान खुश नहीं, इस देश के युवा खुश नहीं, इस देश के कर्मचारी खुश नहीं, इस देश के जो पिछड़े वर्ग है, जो दलित है, शोषित है, वे खुश नहीं। तो भाई मुझे तो आप ही बता दो चौहान साहब, आप भी अलग अलग युवा पत्रकार है, पत्रकारिता करते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी को ये वोट कहां से मिल रहा? अब कहां से मिल रहा, इसका जवाब नहीं आपको दे रहा, क्योंकि आप मेरे से ये क्वेश्चन करेंगे। मैंने तो एग्जिट पोल में भी बताया था, और रिजल्ट आने के बाद भी बताया था कि मेरा जो आंकड़ा था वो कांग्रेस को लेकर था 122 से 123, और बीजेपी को लेकर 100 के आसपास। अब ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? नहीं, इसका जवाब ये है, मैंने अभी भी कहा कि लोग ईवीएम के हैक होने की चिंता कर रहे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों का दिमाग हैक कर रखा, और हम अपने दिमाग को हैक कराते हैं। और ये केवल अभी की सरकार नहीं, अगर आप पिछली सरकारों को भी देखें, या उससे पहले अंग्रेजी शासन को देखें, या मुगलों को शासन को देखें, भाई हम तो बहुत समय तक जो है गुलाम रहे। तो हमें गुलाम कैसे बनाया गया? क्योंकि हमारे दिमाग को हैक किया गया। आज भी आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, मैं यहाँ एक सरकार की बात नहीं कर रहा, अब तो इस सरकार ने हद ही कर दी। आप एक बात देखो, जब हिंदुस्तान का नागरिक वोट डालने के लिए जाता है तो उसके जहन में जो मुद्दे होने चाहिए, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए शिक्षा का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए खराब होते हुए पर्यावरण का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए राजनीति में अपराधीकरण का, उसके जहन में मुद्दा होना चाहिए इस देश की अर्थव्यवस्था का। लेकिन उसके जहन में मुद्दे क्या घुसा रखे? उसके जहन में मुद्दे घुसा रखे जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। इन सब मुद्दों को अपने दिमाग में जाके लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, और जब वहां पे वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नकली मुद्दे हैं जाति धर्म संप्रदाय के, ये मुद्दे असली मुद्दों के ऊपर हावी हो जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो वोट डालता हुआ शख्स है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालता है। तो मैं तो अलग अलग मंचों से ये कहता हूं कि भाई ईवीएम में जो हो रहा वो तो हो ही रहा। मैं कह रहा जो लोगों के दिमाग हैक कर रखे, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा अभियान चलाया जाए, उस अभियान में विपक्ष के लोग, और मैं तो कह रहा भाई सत्ता पक्ष में भी जो अच्छे लोग हैं वे भी खुल के सामने आए, चूंकि उनको भी पता कि अगर लोगों का दिमाग हैक हो रहा तो कहीं ना कहीं
आने वाली पीढ़ी के लिए और इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है, जिस पर हम सभी को काम करना पड़ेगा। जी। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि 2-3 तरीका है जो अपनी बात मनवाने का। एक संसद भवन में आवाज उठाया जाए, वो रास्ता बंद है। तमाम लोगों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, तमाम जो सांसद थे, चाहे राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के सांसद हो। दूसरा रास्ता बचता है कि चुनाव आयोग से सीधा-सीधा बात किया जाए, वो रास्ता भी नहीं हो पा रहा है। तीसरा रास्ता एक है आंदोलन का रास्ता। क्या इसी रास्ते पर अब चलना बच गया है रास्ता, मतलब विपक्षी पार्टियों के लिए? आपने पहले 2 रास्ते बताए और ये तीसरा रास्ता मैं बताने वाला था, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब संसद के अंदर कोई आवाज नहीं उठाने देता। आप देखो, रिकॉर्ड संख्या में आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहला ऐसा ये वाक्य है कि 142 सांसदों को विपक्ष के जो है निष्कासित किया गया। तो संसद में जो है ये पहला ऑप्शन जो है खत्म। इसके बाद चुनाव आयोग में पहले भी जो है प्रस्ताव भेजा, अभी भी प्रस्ताव भेजा, मिलने के लिए समय दे रहे, चुनाव आयोग मिलने के लिए समय नहीं दे रहा, तो वो भी रास्ता खत्म। अगर आप तीसरे रास्ते की बात कर रहे हैं कि सड़क पे लोग आए और आंदोलन के रूप में इसको कहीं ना कहीं आवाज उठाए, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि एक सरकार ऐसी सरकार है कि ये आंदोलनकारियों की आवाज को भी नहीं सुनना चाहती। आप देखो इस देश में कितने आंदोलन हुए। आप तो युवा पत्रकार है, अभी देखो भाई, आप एक तरफ जहां नहीं संसद का जो है उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर देते, वहीं दूसरी तरफ इस देश की आन बान शान ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है, उनके खिलाफ, यौन शोषण के खिलाफ वो बच्चियां जो है बैठी थी। क्या कोई सोच सकता है कि इस तरीके से उनकी आवाज को जो है दबा दिया जाएगा? तो आंदोलनकारी भी आंदोलन करने से आज कहीं ना कहीं हिचकते हैं। देश के अंदर इस तरीके का माहौल है। और आप देखोगे भाई, ये सत्ता पक्ष वाले तो कुछ भी करे, आप जरा ध्यान से देखेंगे, अगर अभी आप फिलहाल जो है संसद के मामले को लो, तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी? सबसे बड़ी गलती जो है मैसूर के सांसद की, जिसने उन उपद्रवियों के पास के ऊपर सिग्नेचर करे। अब सस्पेंशन तो उनका होना चाहिए था, लेकिन उसको तो ये बचा रहे। और 142 सस्पेंशन अभी, अगर इससे पहले वाले सत्र की बात करें, आपने जिस तरीके की भाषा का यूज वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे रमेश वेदुड़ी, उन्होंने दानिश अली जी के खिलाफ किया था, क्या क्या शब्द उन्होंने कहे थे। क्या संसद के अंदर इस तरीके की शब्दावली एक्सेप्टेबल है? क्यों भाई, उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की मैंने अभी बताई, अगर इस तरीके के यौन उत्पीड़न के आरोप उनके ऊपर थे, उनका निष्कासन क्यों नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं ये सारी बात अब जनता देख रही, और जनता इस मूड में है कि भाई अगर वे आंदोलन पर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन को भी कुचल दिया जाएगा। तो अब तो जनता के पास में एक ही ऑप्शन है कि लोकतंत्र के अंदर जो सबसे बड़ी चोट वोट की होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 महीने बाद जब चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं वोट की चोट से जनता मुद्दों को लेकर आई थी, अगर वे मुद्दे सरकार ने पूरे नहीं किए, मैं अलग अलग मंचों से कहता हूं कि भाई 2 मुद्दों को छोड़ दो, राम मंदिर को छोड़ दो, धारा 370-35 को छोड़ दो। इसके अलावा भी तो सरकार ने प्रॉमिस किया था, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करने की बात करी थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात करी थी, इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करी थी, रुपए को डॉलर को मुकाबले मजबूत करने की बात हुई थी, देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात हुई थी, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों के जहन में ये सारे के सारे मुद्दे चल रहे। और मैं तो ये बताऊं कि आज हिंदुस्तान की जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही, और इसका जो रिजल्ट है, और सत्ता वाले ये भी भूल जा कि भाई ये कह रहे कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे ये सेमीफाइनल थे। मैं भी मानता हूं ये सेमीफाइनल थे, लेकिन कई बार सेमीफाइनल जीतने के बावजूद जो टीम होती है वो फाइनल का मैच हार जाती है। इसलिए सत्ता पक्ष वाले ध्यान दे कि ऐसा ना हो कि आप फाइनल का मैच हार जाए। और इसमें जो आपकी ये दमनकारी नीति है और जिस तरीके का घटनाक्रम हो रहा, जो सारी संस्थाएं हैं, इस सारी संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके से आपने कब्जा कर रखा, और उनसे भी आप दमनकारी जो है पॉलिसी कहीं ना कहीं इख्तियार करा रहे, जनता सब देखती है। और जनता आने वाले टाइम में मुझे लगता है इसका माकूल जवाब देगी। जी चौहान साहब।
ये प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम अलग अलग एंगल से आपने समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आगे भी तमाम मुद्दों पर बने रहेंगे और दर्शकों को बताएंगे, समझाएंगे क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल जो है इंडिया गठबंधन ने काफी बड़ा प्रस्ताव पास किया है, हो सकता है अगर ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाए तो तमाम तरह की जो बातें हैं उस पर विराम लग जाएगी। आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।